हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में जो कि मेंशन है यूनिट 5 में, हमारे सुपरवाइजर एग्जाम के सिलेबस में। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। तो पहले जान लेते हैं कि फिजियोलॉजी होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर हम वर्ड टू वर्ड जाएं तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन। तो ये वो ब्रांच है जो पढ़ती है हमारे शरीर के ऑर्गन्स, हमारे शरीर के जो अंग है जैसे आंख, कान, नाक, टांगे, हाथ, वो सब, और जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ऑर्गन सिस्टम कैसे हो गए? जैसे हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर पूरा सिस्टम है डाइजेशन का, जिसमें स्टमक भी आता है, हमारा लीवर भी आता है, हमारी फूड पाइप भी आती है, माउथ भी आता है। या फिर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और फिर वो हमारे पूरे शरीर में फैलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आता है, तो उसके लिए एक सेपरेट सिस्टम है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो ब्रांच जो हमारे शरीर के अंगों और इन सिस्टम्स के बारे में पढ़ती है और ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ती है, उसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन। वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे उनके फंक्शंस हैं और आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इन्हीं सब के बारे में फिजियोलॉजी पढ़ती है। अब फिजियोलॉजी एज अ जनरल उसके बहुत सी टाइप्स हैं। क्या क्या है? सबसे पहले आ जाती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फोकस है वो रहता है इंसान के शरीर के ऑर्गन्स और उसके सिस्टम्स की तरफ। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसके और उनके अंग और उनके जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, उनके बारे में पढ़ने के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी है। सेकेंड इज एनिमल फिजियोलॉजी, जो जानवरों की जो सिस्टम है, उनका जो अंग है, उनके जो ऑर्गन्स है, उनका किस तरह से खाना खाते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे उनमें सांस लेते हैं, उन सब तरीकों के बारे में जो पढ़ते हैं, दैट कम्स अंडर एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी, जिसका फोकस रहता है वेजिटेबल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स की तरफ। ठीक है, प्लांट्स किस तरह ग्रो करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, वो खाना अपना कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कौन सा प्लांट कैसी कंडीशन में ग्रो होता है। ठीक है, अगर कोई प्लांट है जो जहां बारिश कम है वहां ग्रो हो रहा है तो उसमें कैसी मॉडिफिकेशन आती है। ठीक है, हम देखते हैं ना, जैसे कैक्टस होता है, वो जहां बारिश कम हो, पानी कम हो, वहां भी ग्रो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पत्ते होते हैं वो कम होकर क्या बन जाते हैं? कांटे बन जाते हैं। तो ये सब कुछ मॉडिफिकेशंस है। इन सब की स्टडीज जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर करती है कि कैसे प्लांट चेंज होता है, उसका कहाँ, किस कंडीशन में कैसा तरीके का प्लांट ग्रो होता है और उसे किस तरह के नेचर चाहिए होती है। नेक्स्ट आ जाती है सेल फिजियोलॉजी, जो पढ़ती है कि एक सेल, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गन सिस्टम का, हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, सेल की जो डेफिनेशन बनती है वो होती है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो इसके लेवल पे कैसे काम होते हैं? ठीक है, एक तो हो गया ना कि हम सांस ले रहे हैं, ऑर्गन से जा रही है, फिर वो हमारी विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच रही है, फिर जब ऑक्सीजन है फाइनली जाती कहाँ है? वो जाती है सेल्स में। हमारी पूरी बॉडी में जो सेल हैं, जैसे दिमाग में जो सेल है, न्यूरॉन्स, वहां तक, हार्ट के जो सेल है वहां तक, वहां जाके किस तरह से एक्शन होता है, वहां जाके किस तरह से ये काम करता है, वो सब पढ़ते हैं सेल फिजियोलॉजी में। ठीक, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, कि जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, हम पुशअप्स कर रहे हैं, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका हमारे शरीर पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या इंपैक्ट पड़ता है? एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्या हो गया? जो छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, इमीडिएट, जैसे आप भाग रहे हैं तो एकदम से आपको सांस चढ़ जाती है, आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आप भाग रहे हैं तो उसका इंपैक्ट है, एक्सरसाइज का इंपैक्ट है, दैट इज एक्यूट इंपैक्ट। और क्रॉनिक क्या हो गया? जो लॉन्ग टर्म, कि आप 1 साल 1.5 साल से रोज वॉक कर रहे हैं, तो उसका एज अ होल आपके बॉडी सिस्टम पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, आपकी जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है सेल में वो बढ़ रही है, ओवरऑल आपकी फिटनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो सब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी, कि इन्वायरमेंट में जब चेंज होता है उसका जो इंपैक्ट है हमारे अंगों और हमारे सिस्टम पे क्या होता है। जैसे हम देख ही रहे, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे जो
डस्ट पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है हवा में बढ़ रही है, उस तरह से लोगों में सांस की तकलीफें ज़्यादा देखी जा रही हैं, ठीक है। उस तरह से ये अस्थमा के जो मरीज होते हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पैक्ट किसका, इन्वायरमेंट का है। किस तरह से इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। फिर आ जाती है न्यूरोफिजियोलॉजी, जो किस तरह से ब्रेन काम करता है उसके बारे में पढ़ता है। तो ये सब है टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी। हमें अपने आप को जो है रेस्ट्रिक्ट रखना है ह्यूमन फिजियोलॉजी तक, क्योंकि एग्जाम किस डिपार्टमेंट का है, सोशल वेलफेयर। हमने डील किससे कर रहा है, ह्यूमन से, ठीक है, उसी के अलग अलग स्ट्रेटा से। तो हमें जो फोकस करना है दैट इज टूवर्ड्स ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, दैट इज, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी फोकस ऑन फंक्शन एंड मैकेनिज्म विद इन बॉडी ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फोकस रहता है वो रहता है इंसान के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, उनके अंदर किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम बेसिकली 10 मेन सिस्टम हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इस इंडिविजुअल एक एक सिस्टम को पढ़ें तो उसी का एक सिंगल लेक्चर बन जाता है। बट पॉइंट इज कि हमें मेंशन है फिजियोलॉजी एंड प्रोमोटिंग हेल्थ, कि कैसे अगर हम ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ें तो हमें हेल्थ को इंप्रूव करने में बेनिफिट करें। तो हमें इसके बारे में एक ओवरव्यू चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी इन सभी सिस्टम का एक ओवरव्यू, कि तो आपको ये पता रहे कि ये पर्टिकुलर सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है और इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। अगर डिटेल में जाना हो तो एक सिंगल सिस्टम ही अपने आप में एक पूरा लेक्चर है। तो सबसे पहला सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम। हमारा शरीर बना हुआ है हड्डियों और मसल्स, मांसपेशियों का, तो उसके बारे में जो स्टडी है वो हम करते हैं स्केलेटल सिस्टम में। और हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अराउंड कितनी बोन्स होती हैं, दैट इज अराउंड 206। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास होती है अराउंड 300 बोन्स, क्योंकि वो आपस में भी जुड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ बोन्स होती हैं, जैसे आप छोटा बच्चा अगर आप देखें तो ब्रेन के जो दो ऊपर, जो स्कल के, जो सिर की जो ऊपर वाली हड्डी होती है वो आपस में अभी जुड़ी नहीं होती है। तो सेंटर का पोर्शन जो होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, तो वहां पे पैल्पेशन भी ना दिखाई देती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सी हड्डियां होती हैं जो अभी जुड़ी नहीं होती हैं। इसी की वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास अराउंड 300 बोन्स होती हैं, और जब वो एक एडल्ट बन जाता है, पूरी तरह से ग्रो जाता है, देन वो रिड्यूस होकर 206 हो जाती हैं, क्योंकि उनमें से जो कुछ होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो ये होता है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम पढ़ते हैं बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, ठीक। नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर आते हैं दो और जो टर्म्स हैं वो आप देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। एक होता है टेंडन, दूसरा होता है लिगामेंट, ठीक है। टेंडन क्या होता है, अब हमारे बॉडी के अंदर बोन्स हैं, मसल्स भी हैं। अब बोन भी आपस के साथ जुड़ी होती है एक दूसरे से, और बोन मसल्स के साथ भी कनेक्टेड होती हैं। तो वो कौन सी चीजें जो उनको आपस में जोड़ती है, लिगामेंट जो होता है वो एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। सुनोगे ना, लगी है तो क्या हुआ है, उनको खेलते खेलते कभी लग जाती है, लिगामेंट टियर हो गया, ठीक। तो दैट इज कॉल्ड, वो किस किस को जोड़ता है आपस में, बोन और बोन को। एंड टेंडन जो है दैट ज्वाइन बोन को मसल्स के साथ, ठीक। तो दिस कम्स अंडर स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डील करता है खाना खाने से लेकर जब तक वो पचता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, दैट ऑल इंक्लूडेड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या आता है, हमारा माउथ, फूड पाइप। फूड पाइप को क्या कहते हैं, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, फूड पाइप क्या होती है, ईसोफेगस। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, खाना जाता है स्टमक में, वहां कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जिससे वो डाइजेस्ट होता है, देन वो मूव होता है टुवर्ड्स लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली इट, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द बॉडी, वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें स्टमक, फूड पाइप, साथ में लीवर, पैनक्रियाज। एटलीस्ट आपको ये नाम पता होने चाहिए
कि ये नाम जो है, ये जो ऑर्गन है ये कौन से सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पैनक्रियाज है इट कम्स अंडर विच सिस्टम, क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, क्या ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो पैनक्रियाज, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, ये आ गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हुआ, जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो जाके पूरे, पहले वो जाती है लंग्स में, देन ब्लड के थ्रू ये पहुंचती है इंडिविजुअल सेल्स के पास, और इंडिविजुअल सेल्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं एंड देन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वापस जाके पहुंचती है लंग्स में एंड देन इट कम्स बैक आउट फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ जाता है, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट क्या क्या आ जाता है, नोज, फिर आएगा नेजोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स। देखो ये है ना सपोज इंडिविजुअल, ठीक है, तो एक पाइप नाक से यहां से और एक मुंह से, ठीक है, एंड देन दे कम डाउन। ठीक, तो ये जो पोर्शन है जो नाक से जहां से हवा जाती है दैट इज कॉल्ड नेजोफैरिंग्स, और ये जो हो गया दैट इज कॉल्ड ओरोफैरिंग्स। ठीक, जब ये यहां आती है देन एक जो है दैट इज ईसोफेगस, जो फूड पाइप हो गया, फूड पाइप, और दूसरा है विंड पाइप, जिसको जहां से हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया। ठीक, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट है, फर्स्ट इज नोज, देन नेजोफैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई और फाइनली लंग्स। ठीक है, इस सारे स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन होकर लंग्स पे पहुंचती है, लंग्स से ये ऑक्सीजन ब्लड में जाके पूरे सेल्स, बॉडी सेल्स में जाती है, जहां पे ऑक्सीजन का यूज करते हैं हमारी बॉडी के पूरे सेल्स और एनर्जी जनरेट करते हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाया ब्लड वापस आती है लंग्स पे, लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, और फाइनली नोज से ये जाती है बाहर हमारे बॉडी से। फाइन, तो दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक और चीज रखनी है, जो लास्ट सेल होता है दैट इज कॉल्ड अल्वियोलाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, मतलब ऑक्सीजन जो लंग्स से सेल्स में जा रही है, ब्लड में जा रही है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में आ रही है, वो जो पर्टिकुलर एक्सचेंज है वो किस लेवल पे होता है, क्या वो नोज पे होता है, नेजोफैरिंग्स में होता है, क्या ट्रैकिया में होता है, कि ब्रोंकाई में होता है, नहीं, दैट अकर इन द अल्वियोलाई। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, लास्ट सेल्स होते हैं लंग्स की बॉर्डर लाइन में, जहां पे एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट अल्वियोलाई। ठीक है, ऑफ गैसेस। तो जो जो टॉपिक, जो जो पॉइंट्स मैं आपको पर्टिकुलर सिस्टम के लिए बता रही हूं वो आपको माइंड में रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेक प्लेस एट अल्वियोलाई इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीवीएस, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, हमारा हार्ट, आर्टरीज, वेन्स। हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो हमारे पूरे ब्लड में पहुंचता है। ठीक है, दो टाइप के ब्लड, दैट इज वन इज ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो आपको ध्यान रखना है, पहले तो वो किस किस से कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता है एक हार्ट जो मेन ऑर्गन है, सेकेंड इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, हार्ट के ऑर्गन्स होते हैं वो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, अपर जो पोर्शंस होते हैं दैट इज ऑरिकल, चार पोर्शंस होते हैं लाइक समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये एट्रियम होते हैं, राइट एंड लेफ्ट,
एंड दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल। ठीक, तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज जो है वो आगे जाके जो डिवाइड होती हैं वेन्स में, और वेन्स जो फाइनली जो है डिवाइड होती हैं वो कैपिलरीज में। ये जो आपकी हैंड होता है ना, हैंड के जो टिप में जो सप्लाई होती है वो होती है कैपिलरीज। वो बिल्कुल छोटी सी पतली सी आप कह लीजिए कोशिकाएं होती हैं, पतली सी आप समझ लीजिए पतली सी धारियां टाइप होती हैं, दैट इज एंड ऑफ बॉडी पार्ट्स में वो पाई जाती हैं। ठीक है, यहां से भी जैसे कभी ब्लड टेस्ट के लिए यहां से ब्लड लेते हैं ना, तो वो कैपिलरी रप्चर करते हैं, और जब कभी इंजेक्शन देते हैं तो दैट इज कौन से कहां पे देते हैं, दैट इज वेन में। ठीक है, यहां पे अब आपको ध्यान रखना है कि कौन किस टाइप का ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट इज कैरिड बाय आर्टरीज। ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड लेती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक, और कौन सी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, वेन्स जो हैं वो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो आप देखिए जो ऑक्सीजन है वो लंग से ब्लड में जा रही है, तो जो ब्लड हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन में पहुंच रहा है वो आर्टरीज के थ्रू पहुंच रहा है। ठीक, तो वो लेके जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब पहुंच जाता है सेल्स में, वहां वो यूटिलाइज हो गया, सेल्स का जो यूटिलाइज करने के बाद जब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, वो कैरी करेगा वेन्स, और वेन्स लेके जाएगा वापस टू द ब्लड, एंड ब्लड के वापस दोबारा वो जाएगा लंग्स में, जिससे ऑक्सीजन जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश आउट होगी हमारी बॉडी से। तो वेन्स जो है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। किसकी एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की। ठीक है, ऐसे तो जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक्सेप्शन है। वो क्या कैरी करती है, वो करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओनली आर्टरी इन अवर बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, दिस इज अ टर्म फॉर द लंग। ठीक है, तो वो आर्टरी जो लंग की तरफ लेके जा रही है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी जितनी भी आर्टरीज हमारी बॉडी में है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। और उसी तरह जो पल्मोनरी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी जितनी भी वेन्स हैं, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी जितनी भी वेन्स हैं वो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर है। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है हार्ट से, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है वो फाइनल जैसे ये आई आर्टरी, ठीक है, देन इट गेट डिवाइडेड इनटू वेन्स। जो वेन्स जो है ना वो फाइनली फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ये कैपिलरीज फर्दर कैपिलरी से मीट करेंगी, देन ये फिर से वेन्स बनेगा, और देन इट गोज टू द आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी, दिस इज वेन एंड दिस इज कैपिलरी। फाइन, इस तरह से होता है। आर्टरी डिवाइड होती है वेन में, फिर वेन देन गोज टू द कैपिलरीज। तो आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन। ठीक, तो दिस इज फॉर द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो है जिसके अंदर आते हैं हमारे हार्मोन्स और ग्लैंड्स। ठीक, हार्मोन्स और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो हार्मोन रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन मतलब जो डायरेक्टली रिलीज करते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम विदाउट डक्ट, उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और वो रिलीज करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स के बहुत से टाइप्स, बहुत टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से जो कॉमन है वो आपको ध्यान रखना है। एक होता है थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ पे होता है, नेक में पाया जाता है। ठीक है, तो वो रिलीज करता है थायरॉक्सिन ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ठीक है, तो इससे जो कॉमन जो है दैट इज जो प्रॉब्लम होती है, जो कहते हैं कि गला बड़ा सा यहां से ग्वाइटर हो जाता है, दैट इज फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, सॉरी आयोडीन, एंड डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, तो ये कॉमन है, जो कॉमन लैंग्वेज में जो आप आसपास इसके बारे में सुनते भी रहते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको इस ग्लैंड के बारे में बताया। थायराइड ग्लैंड है जो नेक में पाया जाता है, जो हार्मोन रिलीज करता है, दिस इज ग्लैंड। ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसको कहते हैं थायरॉक्सिन, और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसका नाम है
ग्वाइटर, जो कि एक और डेफिशिएंसी होती है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड आपको पता होना चाहिए, दैट इज पैनक्रियास, जो रिलीज करता है इंसुलिन, ठीक है, जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, यस, डायबिटीज। ठीक, ये जो कॉमन पैरेलेंस में बीमारियां हैं ना, जो आज के दिन में आपस में बात करते रहते, जिनके बारे में ऑलमोस्ट आपका बैकग्राउंड चाहे कोई भी रहा हो, साइंस आर्ट, आपको इनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। हर घर में एक पेशेंट आपको थायराइड का मिल जाएगा, एक पेशेंट आपको डायबिटीज का मिल जाएगा, ठीक है। तो डायबिटीज किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। और वो कौन रिलीज करता है? दैट इज रिलीज बाय द ग्लैंड पैनक्रियाज, ठीक है। तो ग्वाइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, जो इन टर्न रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक। उसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है, विच इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड क्या है? तो मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी को कहा जाता है। आप खाली नाम ध्यान रख लीजिए, ये ब्रेन में होता है, जो बाकी जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड पाए जाते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक। नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून क्या होता है? इम्यूनिटी क्या होती है? रोगों से लड़ने की शक्ति, जो हमारी बॉडी में डिजीज से फाइट करने की जो ताकत है, वो उस पूरे फंक्शन को जो रेगुलेट करता है, दैट कम्स अंडर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के पार्ट क्या हो जाएंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है। इनके सिर्फ नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, बाकी डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट जस्ट यू हैव टू नो कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या होता है, ठीक। इम्यून सिस्टम में क्या होते हैं? टी सेल्स हो गए, ठीक है, बी सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ओके। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज आ जाती हैं, दैट कम्स अंडर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जो होते हैं, नर्व सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज द नेम ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट हो गए, वो सब कुछ। ओके, नर्वस सिस्टम में आगे न्यूरॉन्स, ब्रेन के सेल्स और ब्रेन के सारे फंक्शंस। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आती है किडनी, यूरेटर्स, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। दैट फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको फ्लश आउट करता है। एंड लास्ट इज लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें आते हैं लिम्फ। इसका भी जो फंक्शन होता है दैट इज इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होता है, ठीक है। जिस तरह से हमारी बॉडी में एक ब्लड होता है, दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ, ठीक है। लिम्फ का जो काम होता है, उसके अंदर ही ये टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, ठीक है। ब्लड का भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लड में होता क्या क्या है। तो ब्लड इज अ पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा, जो उसका लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जो उसको यू कैन से कि जो ना थिननेस प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। दूसरे 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन एंड ये कैरी करता है ऑक्सीजन, ठीक। दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं WBC, दैट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल, जो हेल्प करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में डिजीज से लड़ने में। एंड थर्ड होते हैं प्लेटलेट्स, जिनका काम होता है खून को जमाना, क्लॉटिंग करना। जब कभी हमें कहीं लग जाती है तो थोड़ी देर ब्लीडिंग होने के बाद हम देखते हैं कि ब्लीडिंग रुक जाती है, खून वहां जम जाता है। तो ये किसका काम है? ये काम है प्लेटलेट्स का। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और एक छोटी सी चोट से भी डेथ होने का खतरा होता है, ठीक है। तो ब्लड के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो हैं ये प्लाज्मा, आरबीसी। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन होता है, जिसके अंदर ये तीनों टाइप के सेल्स जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये सब था सिस्टम्स के बारे में। आपको इतनी नॉलेज इनके बारे में होनी चाहिए, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट इसकी फिजियोलॉजी को पढ़ना जरूरी क्यों है? सबसे पहले कि हम फिजियोलॉजी में पढ़ते क्या है कि हमारा शरीर काम कैसे कर रहा है, कि जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं तो किस तरह से ऑक्सीजन जो है
लंग्स में जा रही है, प्यूरिफाई हो रही है, ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है, किस तरह से एक्सक्यूज मी, किस तरह से खाना जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो उन सबको अंडरस्टैंड करने से हमें हेल्प मिलती है इन सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उन्हें ट्रीट करने में। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज कर रहा है, ठीक, तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रही है, डायबिटीज। लोगों में जब शुगर है तो हम उन्हें क्या चीजें कहें कि वो ना खाएं जिससे जो है ये बीमारी को कंट्रोल कर सके, या ऐसा वो क्या करे जिससे ये बीमारी कंट्रोल हो सके। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम पैनक्रियाज के सिस्टम को पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज कैसा काम करता है। ठीक, तो और जब हम फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें हेल्प मिलती है डिजीज को ट्रीट करने में, हमें हेल्प मिलती है स्ट्रेस को कोप अप करने में कि अगर बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है तो किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, पल्स रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, तो उसे नॉर्मलाइज करना किस तरह से हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और किस तरह से एबनॉर्मेलिटीज को, कि अगर किसी को हार्ट डिजीज हो गई है, किसी को लंग डिजीज हो गई है, तो उसको कैसे हम हैंडल करें। ठीक, तो ये सब जो है हमें पता चलता है फिजियोलॉजी से। नाउ कमिंग टू द सेकंड पोर्शन जो हमारे टॉपिक का है, दैट इज प्रमोटिंग हेल्थ। प्रमोटिंग हेल्थ क्या है? इट इन्वॉल्व्स एम्पावरिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू अडॉप्ट बिहेवियर, लाइफस्टाइल्स एंड एनवायरमेंट चेंजेस दैट एनहांस वेलबींग एंड प्रिवेंट इलनेस। मतलब लोगों को मोटिवेट करना, जागरूक करना, वो सारे चेंजेस कौन कौन से, बिहेवियर में, लाइफस्टाइल में और एनवायरमेंट में, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में, उनके खान पान के तरीके में, वो चेंजेस लाना जिससे जो उनका ओवरऑल हेल्थ सिस्टम है वो बढ़े। इसको कहते हैं प्रमोटिंग हेल्थ। लोगों को मोटिवेट करना इन सारी चीजों को अडॉप्ट करने से, जिससे उनका जो ओवरऑल हेल्थ है, ओवरऑल वेलबींग है, वो इंप्रूव्ड हो। साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल चेंज देयर लाइफस्टाइल टू मूव टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। ठीक, तो इसमें हम प्रमोटिंग हेल्थ में हम उन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिससे हम लोगों को हेल्प कर सके उनकी जो हेल्थ है इंप्रूव करने में, कि वो ऐसा क्या करें, वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या चेंज लाएं, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या खाएं, किस तरह से मूव आउट करें जिससे उनकी जो पूरा हेल्थ है वो इंक्रीज हो। तो आप देखिए कि हेल्थ को प्रमोट करने में फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है, क्योंकि अगर हमें पता है कि पता ही नहीं होगा कि हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है, तो हम किस तरह से बता सकते हैं कि आप क्या करिए आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजी का पढ़ना बहुत जरूरी है फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब कौन कौन सी अप्रोच अपना के हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं? सबसे पहले आती है प्रिवेंटिव अप्रोच, मतलब बीमारियों को शरीर में होने ही नहीं देना। उसमें सबसे पहला आता है प्राइमरी। प्राइमरी क्या है कि डिजीज को होने ही नहीं देना। पहले आप ऐसा लाइफस्टाइल अपनाइए कि डिजीज हो ही नहीं, कि जैसे हमें पता चल गया है कि भाई जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है अगर आपके खाने में नमक की तादाद ज़्यादा हो। तो शुरुआत में ही खान पीन में नमक कम लेना, ऑयली फूड कम खाना, तो उससे क्या है कि आप डिजीज को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, तो आप डिजीज को होने से ही रोक सकते हैं। तो वो आ जाता है प्रिवेंटिव केयर में। दूसरा आ जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या, जब डिजीज हो चुकी है तो उसको ज्यादा प्रोग्रेस होने से रोकना। इसमें क्या आ जाएगा, अर्ली स्क्रीनिंग। जैसे आज ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग होती है, जिससे जब सर्वाइकल कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग होती है, जिससे क्या होता है जल्दी डायग्नोस होने से उस चीज को वहीं रोककर उसकी जो डेबिलिटेटिंग इफेक्ट है, उसके जो जानलेवा उसके इम्पैक्ट्स हैं उनको रोका जा सके। ठीक, तो ये आ जाता है सेकेंडरी में। और टर्शरी में क्या है कि जब फुल प्रोन डिजीज हो चुकी है, इफ समबडी इज हार्ट पेशेंट, किसी को कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है, तो उसको रिहैबिलिटेशन में, उसको दोबारा अपनी जिंदगी जीने में किस तरह से हेल्प किया जा सके कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक और अच्छी से अच्छी लाइफ जी सके। दैट इज कम्स अंडर द टर्शरी। ठीक, दूसरा आता है हेल्थ एजुकेशन, कि लोगों को अवेयर किया जाए उनकी हेल्थ के बारे में, उनको बताया जाए कि फिजिकल एक्सरसाइज, फिटनेस, सादा खाना खाना किस तरह से इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ के लिए। नेक्स्ट इज बिहेवियर चेंज। इसमें क्या चेंज लाया जाता है, लोगों की आदतों में। जिस तरह आप देखें कि एड्स में बताया जाता है, थिएटर्स में भी मूवीज से पहले एड दी जाती है कि ड्रिंकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ। अगर कोई सीरियल्स में या किस वेब सीरीज में अगर कोई कंज्यूम करता दिखाया भी जाता है तो नीचे इट हैज बीन मेंशन्ड, ठीक है ना, तो वो बताया जाए, उनके बिहेवियर में चेंज लाया जाए। नेक्स्ट इज सोशियो एनवायरमेंट अप्रोच, जिसमें क्या है कि सोसाइटी का सेटअप ऐसा किया जाए कि इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम हो जाए। जैसे पहले कोई एक लॉ सुप्रीम कोर्ट ने लाया था कि कुछ रेंज तक ऑन द हाईवेज दे शुड नॉट बी एनी
शॉप जो अल्कोहल बेचे। तो इस तरह के लाने को कहते हैं, इस तरह की जो अप्रोच आती है वो आती है सोशियो इन्वायरमेंट अप्रोच में। नेक्स्ट इज हार्म मिनिमाइजेशन, कि जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं या कोई कंज्यूम कर रहा है, सपोज समबडी इज अ ड्रग एडिक्ट, वो ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन में है, तो उसके जो इम्पैक्ट है उसे मिनिमाइज किया जा सके, उसे जल्दी से जल्दी रिहैब सेंटर में लाया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, जिससे जितनी भी उसको प्रॉब्लम्स उस चीज़ों से निकल रही हैं उसके जो इम्पैक्ट है उसे कम से कम किया जा सके। एंड नेक्स्ट इज जीरो टॉलरेंस, कि फुल प्रॉन ऐसे कानून ले आना और जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना, जैसे कि जो ड्रग बेचने में या उनकी सप्लाई में या उनके मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व हैं हार्मफुल ड्रग्स के, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना, उनको जो ऐसे जो कानून हैं उन्हें लागू करना ताकि उन्हें उनके अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस हो। ठीक, तो ये सब अप्रोच से हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं इन द सोसाइटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन फिजियोलॉजी विद हेल्थ प्रमोशन। फिजियोलॉजी और हेल्थ प्रमोशन का आपस में रिलेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया, फिजियोलॉजी में हम पढ़ते ही क्या है, हम पढ़ते हैं शरीर के ऑर्गन्स और उनके सिस्टम के बारे में कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, हमें पता चलता है कि क्या चीजें हमें खानी है, क्या चीजें हमें नहीं खानी है। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको बीपी के पेशेंट का या डायबिटीज के पेशेंट का, तो वी नो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है या उसकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं वैसा लाइफस्टाइल और वैसी डाइटरी हैबिट अपनाने में। ठीक, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द रिस्क फैक्टर। ठीक, जैसे हम देख रहे हैं कि फिजियोलॉजी को पढ़ने से ही हमें पता चला है कि स्मोकिंग करने से जो लंग्स की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को जनरेट करने की या एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने की, वो मिनिमाइज हो जाती है। तो हमें पता चलता है कि भाई जो स्मोक करते हैं दैट इज ऑन द हायर और रिस्क साइड ऑफ लंग डिजीज। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो जितना थिन हो दैट इज गुड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, की ना हार्ट अच्छे से पंप कर पाएगा। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि भाई जो ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं या वो फूड खा रहे हैं जिसमें ऑयल कंटेंट या फैट का कंटेंट ज़्यादा है, तो दैट आर ऑन द रिस्क साइड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं उनके हार्ट डिजीज होने के। ठीक है, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ सिस्टम्स। ठीक, नेक्स्ट इज डेवलपिंग इफेक्टिव इंटरवेंशन, और इसी तरह से डिजीज का पता करने से हमें ये भी हेल्प आउट मिलती है कि हम किस तरह से इंटरवीन करें कि इन चीज़ों को बीच में रोका जा सके। ठीक है, जैसे हमें पता चल रहा है कि हाँ जी फास्ट फूड या ऑयली खाने से ज़्यादा हार्ट डिजीज हो रही हैं, तो हम इंटरवीन कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं कि भाई इन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल से निकाला जाए या अगर इनकी कंजप्शन है तो इसे मिनिमाइज किया जाए। ठीक, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग हेल्थ आउटकम। साथ ही साथ देखा जाए कि जो भी इंटरवेंशन गवर्नमेंट के थ्रू लाई जा रही है या हेल्थ सिस्टम के थ्रू लाई जा रही है, उसका जो लास्ट टारगेट पॉपुलेशन तक को इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, कुछ आउटकम भी आ रहा है, कुछ फायदा भी हो रहा है डिजीज को कम करने का। ठीक, एंड द प्रमोट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक, जिसमें आ जाएगा आपका फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिटनेस या फिजिकल एक्टिविटी। या स्मोकिंग को क्विट करना। ठीक है, जो भी सब्सटेंस अब्यूज है उसे क्विट करना, तो ये सब आ जाएगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। ठीक, तो हमने देखा कि फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं बॉडी के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, फिर हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स क्या क्या हैं, उनके हमने मेन फैक्ट्स पढ़े, देन हमने देखा कि हेल्थ प्रमोशन होती क्या है एंड फिजियोलॉजी उसके साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तभी हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, तभी हमें पता चलेगा हमारी बॉडी के लिए क्या सही है क्या गलत है, किस तरह का खाना हमें खाना है, किस तरह की एक्टिविटी हमें करनी है। लास्टली यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स मेंशन किए हैं जो एमसीक्यूज के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे फर्स्ट है हु इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी, दैट इज क्लॉड बर्नार्ड। सेकेंड, जो मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम में भी बताया था कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, दैट इज 206। एंड इन्फेंट होता है जो बच्चा अभी पैदा हुआ, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट, उसमें कितनी होती है 300 बोन्स। ह्यूमन बॉडी में मसल्स होती है अराउंड 600 एंड टेंडन एंड लिगामेंट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया, दैट इज टेंडन होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है एंड लिगामेंट दैट बोन लिगामेंट होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है एंड टेंडन विच ज्वाइंस बोन टू द मसल। फिर आ गया लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द अवर बॉडी इज स्किन। स्किन सेंस ऑर्गन है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, दैट इज लीवर। लार्जेस्ट बोन इज स्टेप्स जो पाई जाती है मिडल एयर में, ये होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी बोन
ब्रीदिंग रेट क्या है हमारी बॉडी का, दैट इज अराउंड 12 से 16 बार हम 1 मिनट में ब्रीथ करते हैं, और पल्स रेट इज अराउंड 72 पर मिनट। उसी तरह नॉर्मल बीपी आई थिंक ऑलमोस्ट आपको सबको पता होगा, दैट इज अबाउट 120/80। ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे एक नया टॉपिक। तब तक आप डू वर्किंग हार्ड एंड कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू।